म्यांमार की सड़कों पर खूनी संग्राम। तख्ता पलट के बाद सेना ने मचाया कोहराम। क्रूरता और तानाशाही की सारी हदें पार। पूरी दुनिया ये तस्वीर कभी नहीं भूल पाएगी। जब भी ये तस्वीर सामने आएगी, म्यांमार में सैनिक तानाशाह की क्रूरता की याद दिलाएंगी। दिल को दहलाने वाला ये मंजर बता रहा है कि म्यांमार में किस तरह तानाशाही और सेना की क्रूरता का कहर बरपा हुआ है। 1 फरवरी को तख्ता पलट के बाद सेना लोकतंत्र को किस तरह कुचल रही है, ये उसका रोंगटे खड़े करने वाला मंजर है। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पर काबिज होने वाली सेना हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो लोकतंत्र के समर्थन में उठ रही है। तख्ता पलट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में सेना और पुलिस की फायरिंग और दमनकारी कार्रवाई से अब तक 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेना की तरफ से सबसे खूंखार खूनी खेल खेला गया बीते 27 मार्च को, जब म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस डे पर सेना ने खून की होली खेली। फरवरी से ही सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को मारा गया है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस डे के दिन 50 शहरों और कस्बों में प्रोटेस्ट कर रहे 110 प्रदर्शनकारी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार में मेघतिला के आवासीय इलाके में गोलीबारी की गई थी। सेना की इस हिंसा में करीब 20 नाबालिग बच्चे भी मारे गए। देश में तख्ता पलट के बाद एक दिन में हुई मौतों की ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 14 मार्च की घटना में 74 से 90 लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी। आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर सेना की चेतावनी के बावजूद सड़कों पर कई प्रदर्शनकारी उतरे थे। सेना की बेरहम फायरिंग में 13 साल का एक लड़का भी मारा गया। ये तस्वीरें देखकर आपको म्यांमार के जनरलों की क्रूरता पर हैरानी हो सकती है। 114 लोगों के परिवार जब मातम मना रहे थे, तब सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग और उनके जनरल रात में भव्य पार्टी कर रहे थे। अब ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई है। सेना की मनमानी और जुल्म के बावजूद ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब प्रदर्शन नहीं होते। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडले में कुछ क्रांतिकारी तो देसी हथियार और एयर गन लेकर ही सेना से भिड़ गए। लेकिन लड़ने का साहस हर कोई नहीं जुटा पाता। जो नहीं लड़ सकते वो जुल्म के डर से पलायन को मजबूर हैं। जंगल में छिपे इन लोगों की तस्वीर देखिए। म्यांमार एयरफोर्स ने गांव पर बमबारी करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। आखिर म्यांमार में क्यों नहीं थम रहा सेना का दमन? आखिर क्यों धधकती जा रही है विरोध की आग? लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटने वाली सेना की आगे की रणनीति क्या है? क्या म्यांमार फिर कभी लोकतंत्र का मुंह देख पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।
1 फरवरी 2021 तड़के सुबह का समय था। आमतौर पर वो सबसे शांत पहर होता है, लेकिन म्यांमार में फौजी बूट और ट्रकों की गड़गड़ाहट ने इस शांत पहर के ठहराव में खलल डाल दिया। राजधानी नेपिडो में कुछ दरवाजों पर दस्तक हुई। कुछ लोगों को ट्रक में बिठाया गया। जिन्होंने विरोध किया उनके साथ हाथापाई हुई। बाकी समझदार थे, उन्होंने बिना बुलाए पहुंचे मेहमानों का कहा मान लिया। उस समय म्यांमार में कुछ बड़ा हो रहा था, लेकिन क्या इसका पता तब चला जब सुबह लोगों की नींद खुली। जब लोग घरों से बाहर आए तो उन्हें सब बदला बदला लगा। सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई थी। जगह जगह पर बैरिकेड लगे हुए थे। हर कोई शक की नजर से देखा जा रहा था। वहां क्या हो रहा था, इसका जवाब मिला स्टेट टीवी पर हुए ऐलान से। एंकर ने बताया, देश में आपातकाल लगा दिया गया है। अब सेना प्रमुख जनरल मिन ऑन्ग लाइंग देश की कमान संभालेंगे। मतलब साफ था, म्यांमार में लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट्स बंद, शहरों में इंटरनेट बंद, सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी के सैकड़ों नेता नजरबंद, सभी 14 राज्यों के मुख्यमंत्री बंद और सबसे बढ़कर देश की सर्वोच्च सिविलियन लीडर स्टेट काउंसलर आंग सान सूची को भी हिरासत में ले लिया गया। म्यांमार में एक बार फिर सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इस बार तख्ता पलट के पीछे चुनाव में धांधली का आरोप है। दरअसल म्यांमार में नवंबर 2020 में चुनाव हुए थे। सेना का दावा है कि चुनाव में धांधली के 1 करोड़ से ज्यादा मामलों का उसने खुलासा किया है। सेना सरकारी नियंत्रण वाले चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांग रही थी ताकि उसे क्रॉस चेक कर सके, लेकिन आयोग ने सूची नहीं दी। जनवरी में ही आर्मी चीफ मिन आंग ह्यांग ने धमकी दी थी कि अगर 2008 के संविधान का पालन नहीं होगा तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। तख्ता पलट के बाद पूर्व जनरल और मौजूदा राष्ट्रपति मिन स्वे को 1 साल के लिए म्यांमार का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा कि देश की न्यायपालिका, विधायिका और प्रशासन का नियंत्रण आर्मी चीफ के हाथों में रहेगा। सेना को लगा हर बार की तरह इस बार भी जनता तख्ता पलट से डर जाएगी, कोई भी विरोध नहीं करेगा। जो हुआ उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा। सेना की उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब उसी दिन लोग सड़कों पर उतर आए। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वो जनरल लाइन को तानाशाह बता रहे थे। उनकी एक ही मांग थी, देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाए। सेना को यह मंजूर नहीं था। उन्हें विरोध के स्वर से तकलीफ थी, इसलिए ऐसे लोगों को रास्ते से हटाना जरूरी था। सेना ने हिंसा का सहारा लिया। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई। तब से आज तक म्यांमार में खून बहना जारी है। सैनिक शासन दिनों दिन क्रूर होता जा रहा है। लोकतंत्र को फौजी बूटों तले रौंदा जा रहा है। विरोध में उठने वाली हर आवाज को खामोश किया जा रहा है। लोकतंत्र की बहाली की मशाल उठाने वाले लोगों का विरोध जितना तेज हो रहा है, सेना उतनी ही बेरहमी से उन्हें कुचल रही है। पूरे म्यांमार में सैन्य सत्ता का विरोध करने पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिना उकसावे के फायरिंग की जा रही है। घरों से निकालकर लोगों की पिटाई की जा रही है। लोग या तो खामोशी अपनाकर अपनी जान बचा रहे हैं या फिर देश छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। कड़े संघर्ष के बाद लोकतंत्र हासिल करने वाले म्यांमार के लिए यह घटनाक्रम दुखद है। तानाशाही के खिलाफ अब लोग सड़कों पर हैं और हर हाल में लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं।
भीषण गोलीबारी, देखते ही गोली मारने की सनक, फैसला ऑन द स्पॉट करने की हड़बड़ी। म्यांमार में सेना जुल्म की इंतहा को पार कर गई। पहले सत्ता में दखल और अब अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वहां की सेना कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आखिर इस कोहराम के पीछे की असली वजह क्या है? म्यांमार में लोकतंत्र को फौजी बूटों तले रौंदने वाली सेना के पीछे कौन है? म्यांमार में तख्ता पलट के पीछे किसका हाथ है? इन सवालों के जवाब के तौर पर शक की सुई सीधे चीन की ओर इशारा कर रही है। अटकलें तो यहां तक हैं कि चीन ने ही म्यांमार पर अपने कब्जे के लिए सेना का सहारा लिया है। लंबे समय तक म्यांमार को चीन का बैकडोर कहा जाता था। यहां के बंदरगाहों के रास्ते चीन दुनिया भर में अपना व्यापार फैला चुका था। हाल के दिनों में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान म्यांमार ने चीन के बजाय भारत से संबंध बेहतर किए तो चीन परेशान हो गया। वो लगातार इसके बाद से ही म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश में रहा। ताजा सत्ता पलट के पीछे भी चीन का कहीं न कहीं हाथ जरूर माना जाता है। ये आशंका यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। जैसे एक तो पार्टी के नेता सू की को भारत से खास लगाव रहा, वो लगातार भारत के पक्ष में बोलती रही। इसके अलावा सू की ने म्यांमार को चीन के अलिखित कब्जे से मुक्त कराने की बात की। चीन कई दूसरे देशों जैसे ताइवान की तरह ही म्यांमार को भी हथियाना चाहता है। इसके लिए चीन ने म्यांमार में निवेश के नाम पर भारी पैसे लगाए हैं। हालांकि चुनी हुई सरकार ने आते ही चीन के और निवेश के प्रस्ताव पर साफ इनकार कर दिया, जिससे चीन और भड़क गया और इसके साथ ही 2 महीने के भीतर सैन्य तख्ता पलट हो गया। वैसे भी चालबाज चीन हर तरह के मौके को अपने हित में भुनाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कोरोना से बिगड़े आर्थिक हालात के चलते चीन के सबसे बड़े BRI प्रोजेक्ट पर बेहद खराब असर हुआ है। BRI भी चीन के विस्तारवाद का हथियार है। चीन का एजेंडा साफ है कि वो छोटे देशों में कर्ज का दायरा इतना बढ़ाता है कि वो देश सरेंडर कर देते हैं और फिर वो उस देश की कंपनियों में भारी निवेश करके उन पर कब्जा कर लेता है। म्यांमार का हाल भी कुछ वैसा ही हुआ। चीन ने म्यांमार के लिए चाइन म्यांमार आर्थिक गलियारा में 38 प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन आंग सान सू की सरकार ने चीन के जाल में फंसकर 9 प्रोजेक्ट पास किए और इतने में ही म्यांमार कर्ज में डूब गया। इस समय चीन के FDI से म्यांमार उसके चंगुल में फंसा हुआ है। 2011 के बाद से चीन ने म्यांमार में करीब $12 बिलियन का निवेश किया है। कहा जा रहा है कि म्यांमार को कर्ज के जाल में फंसाते ही चीन ने उसकी सेना को सपोर्ट किया और तख्ता पलट करा दिया। आरोप है कि ड्रैगन के इशारे पर म्यांमार के सीनियर जनरल मिंग ऑनलाइन ने कत्लेआम की खुली छूट दे रखी है। यही देखते हुए लोकतंत्र समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर केवल सेना का विरोध शुरू नहीं किया, बल्कि चीन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चीन की 1-2 नहीं बल्कि 10 फैक्ट्रियों में आग लगा दी थी। साथ ही चीनी लोगों पर हमला भी हुआ। इसके अलावा प्रदर्शनकारी चीन के सामान के बायकॉट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा म्यांमारी जनता धड़ल्ले से चीनी सामानों को आग के हवाले कर रही है और भारत से सामान खरीदने की अपील कर रही है, भले ही वे चीन की तुलना में ऊंची कीमत पर मिले। फिलहाल तो म्यांमार चीन के रहमो करम पर निर्भर हो गया है। अगर उसे UN के वैश्विक प्रतिबंध से बचना है तो चीन के इशारे पर चलना होगा। यानी देश के राजनेताओं की गलती म्यांमार की जनता जान देकर चुका रही है। तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ होने के सबूत तो आपने देख लिए। अब उस शख्स के बारे में भी जान लीजिए जिसने म्यांमार में लोकतंत्र की हत्या कर अपनी सत्ता कायम की। नाम है जनरल मिन आंगलाइंग। दुनिया में एक से बढ़कर एक खूंखार और क्रूर तानाशाह हुए। कुछ ऐसे कि जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए, कुछ ऐसे कि जिनकी प्यास मानो इंसानी खून पीने से ही बुझती हो। जनरल मिन आंगलाइंग म्यांमार का नया सैनिक शासक।
म्यांमार में 500 से ज्यादा लोगों की मौत का आदेश जारी करने वाला खूंखार जनरल, विरोध की हर आवाज को खामोश करवा देने वाला जल्लाद, अपने ही देश की जनता की लाशें बिछवा देने वाला क्रूर फौजी। म्यांमार में तख्ता पलट से पहले भी लाइंग का राजनीतिक प्रभाव अच्छा खासा था। 2011 में जब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, तब भी मिन आंग लाइंग का वर्चस्व कम नहीं हुआ। 64 साल के मिन आंग लाइंग ने यांगून यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की थी। लाइंग को तीसरे प्रयास में 1974 में डिफेंस सर्विसेज एकेडमी में प्रवेश मिला। लाइंग को लगातार प्रमोशन मिलता रहा और वो सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। 2009 में लाइंग को ब्यूरो ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस 2 का कमांडर बनाया गया। 2011 में जब देश लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, तो मिन आंग लाइंग के हाथों में सेना की कमान आ गई। इस पद पर वो कई वरिष्ठ जनरलों को मात देकर पहुंचा था। 2016 में जब आंग सान सू ची का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, तो लाइंग ने खुद को एक सैनिक से एक राजनेता और पब्लिक फिगर में बदल दिया। लाइंग के फेसबुक अकाउंट पर दूसरे देशों के नेताओं के साथ की तस्वीरें और बैठकों की जानकारी दी जाती थी। 2008 में म्यांमार का तीसरा और मौजूदा संविधान लिखा गया था। इसे सेना ने ही लिखा था। लोकतंत्र बनने से पहले सेना ने राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को स्थायी कर लिया था। सेना को 25% संसदीय सीट का कोटा दिया गया था और सेना का प्रमुख रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीमा के मामलों पर एक मंत्री को नियुक्त करता है। इससे सेना का किसी भी सरकार में प्रभाव बना रहता है। फरवरी 2016 में मिन आंग लाइंग ने म्यांमार सेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल 5 सालों के लिए बढ़ा दिया था। 2016 और 2017 में म्यांमार की सेना ने देश के उत्तर में स्थित रखाइन राज्य में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का उत्पीड़न तेज कर दिया था। सेना पर गैंगरेप, हत्या, बर्बरता जैसे आरोप लग रहे थे। लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार से भागकर पड़ोसी बांग्लादेश और भारत में शरण ली। सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की और नरसंहार का आरोप लगाया। अगस्त 2018 में यूएन मानवाधिकार परिषद ने कहा, कमांडर इन चीफ मिन आंग लाइंग समेत म्यांमार के शीर्ष सैन्य जनरलों की जांच होनी चाहिए और इन पर रखाइन राज्य में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और रखाइन में युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलना चाहिए। यूएन मानवाधिकार परिषद के इस बयान के बाद फेसबुक ने लाइंग का अकाउंट डिलीट कर दिया था। अमेरिका ने लाइंग और 3 सैन्य जनरलों पर 2019 में प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समेत कई अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जनरल मिन आंग लाइंग के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं।